जरा सोचिए, हम्म। कोई इंसान किसी अत्याचारी शासक से बचने के लिए एक अंधेरी गुफा में छिप जाए। हाँ, अपनी जान बचाने के लिए। बिल्कुल। और वहां वो गहरी नींद में सो जाए। हम्म। फिर जब उसकी आंख खुले हम्म। तो वो देखे कि दुनिया पूरे 300 साल आगे बढ़ चुकी है। ये तो किसी साइंस फिक्शन या मतलब किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? हम्म। सदियों तक इस वाक़ये को महज एक धार्मिक आस्था या एक लोक कथा ही माना जाता रहा। लेकिन क्या हो अगर 1963 में एक पुरातत्वविद की कुदाल जमीन के नीचे से कुछ ऐसा निकाल दे जो इस कहानी को सच साबित कर दे? एकदम हूबहू वही गुफा। हाँ, एक रक्षक कुत्ते की खोपड़ी और एक ऐसा प्राकृतिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जिसका सटीक वर्णन 1400 साल पुराने एक धार्मिक पाठ में पहले से ही मौजूद हो। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री के एक ऐसे ही दिलचस्प स्टैक को खंगाल रहे हैं। ये इतिहास, पुरातत्व और जीव विज्ञान के बीच का एक बेहद अचूक तालमेल है। एकदम सही। आज का हमारा ध्यान असहाब कहफ यानी गुफा वालों की कहानी पर है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये घटना सिर्फ एक मिथक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जमीन पर उकेरा गया एक ऐसा सच हो सकती है जिसके सुराग सदियों तक जॉर्डन की मिट्टी के नीचे दबे रहे हैं। और आज की इस गहराई भरी चर्चा में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे एक प्राचीन स्रोत में लिखे गए खगोलीय और वास्तुकला से जुड़े बारीक विवरण आज के आधुनिक विज्ञान और पुरातात्विक खुदाई के दावों से मेल खाते हैं। तो हमारा मिशन क्या है आज? हमारा उद्देश्य यहाँ किसी चमत्कार को साबित करना नहीं है, बल्कि स्रोत सामग्री में मौजूद उन डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करना है जो 1963 के उस ऐतिहासिक खोज के समानांतर चलते हैं। ये हमें ये समझने का मौका देता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच का फासला शायद उतना बड़ा नहीं है जितना हम अक्सर मान लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। उस ऐतिहासिक खोज के संदर्भ को समझते हैं। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे बताते हैं कि युवाओं का एक समूह था जी, जिसने राजा डेकुनस के अत्याचारों से अपनी जान और ईश्वर यानी एकेश्वरवाद पर अपने विश्वास को बचाने के लिए शहर से पलायन किया था। और फिर वे एक गुफा में छिप गए। हाँ, और उसके बाद के घटनाक्रम को सदियों तक सिर्फ एक आध्यात्मिक कथा के रूप में ही पढ़ा गया। लेकिन फिर 1963 में जॉर्डन में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के पुरातत्वविदों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्रोतों के अनुसार 1963 में जॉर्डन के एक बहुत प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, रफीक वफा अद्दजानी। उन्होंने जॉर्डन के राहिब नामक क्षेत्र में एक बड़ी खुदाई का नेतृत्व किया था। राहिब में, ठीक है जी। और इसी खुदाई के दौरान उन्होंने उस गुफा की खोज की जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह वही जगह है जहां वे युवा सोए थे। अब पुरातात्विक दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ी घटना थी। जाहिर है, क्योंकि ये किसी अमूर्त कथा को एक भौतिक स्थान से जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। मतलब मध्य पूर्व के पहाड़ों में तो हजारों गुफाएं हैं। हाँ, अनगिनत गुफाएं हैं। लोग सदियों से मौसम या दुश्मनों से बचने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल करते आए हैं। ये तो किसी भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है, बल्कि उससे भी मुश्किल। बिल्कुल। तो हम या कोई भी पुरातत्वविद इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि यह पक्के तौर पर उन्हीं असहाबे कहफ की गुफा है? ये एक बहुत ही तार्किक और जरूरी सवाल है, क्योंकि पुरातत्व विज्ञान केवल पत्थरों या खाली गुफाओं को देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकालता। हाँ, उन्हें सबूत चाहिए। उसे संदर्भ और पुष्ट करने वाले साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। यहाँ जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि जब अद्दजानी की टीम ने इस गुफा की खुदाई की तो उन्हें केवल एक खाली जगह नहीं मिली। तो अंदर क्या था? जब इन शिलालेखों का गहराई से अध्ययन किया गया तो पाया गया कि वे स्पष्ट रूप से एकेश्वरवाद का संकेत देते हैं, यानी केवल एक ईश्वर की इबादत करने का। एकदम सही। और ये उस ऐतिहासिक समूह के मूल उद्देश्य से पूरी तरह मेल खाता है, जो राजा डिकोनस के बहुदेववादी समाज से अपने एकेश्वरवादी विश्वास को बचाने के लिए भागे थे। ठीक है, तो दीवारों पर लिखे संदेश उस कथा के मुख्य विषय से मिल खाते हैं, लेकिन केवल कुछ इबारतों के आधार पर 1400 साल पुरानी एक विशिष्ट घटना की पुष्टि करना क्या थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मतलब क्या अंदर कोई और ठोस भौतिक साक्ष्य मौजूद था
जो सीधे तौर पर सिर्फ इसी समूह की ओर इशारा करता हो? यहीं पर इस खोज का दूसरा और अधिक ठोस चरण सामने आता है। जब पुरातत्वविदों ने गुफा के आंतरिक हिस्से की छानबीन की तो उन्हें वहां कुल 8 कब्रें मिली। 8 कब्रें? जी, 8। अब अगर हम अपने स्रोत सामग्री और कुरान के विवरण की ओर वापस जाएं, तो उन गुफा वालों की संख्या 7 बताई गई है, जिसमें एक चरवाहा भी शामिल था। रुकिए। अगर कहानी के अनुसार गुफा में 7 लोग गए थे, तो वहां 8 कब्रें क्यों मिली? ये तो एक सीधा विरोधाभास लगता है। सतह पर देखने पर यह विरोधाभास लग सकता है, लेकिन प्राचीन पाठ का एक और बेहद अहम हिस्सा है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उन 7 युवाओं के साथ उनका एक कुत्ता भी था। अरे हाँ, कुत्ता। जी, जो एक रक्षक के रूप में उनके साथ गुफा तक गया था। इसलिए गुफा के भीतर कुल 8 जीवों के होने का संदर्भ मिलता है। लेकिन सबसे दिलचस्प पुरातात्विक खोज वो नहीं थी जो उन 8 कब्रों के अंदर थी, बल्कि वो थी जो गुफा के प्रवेश द्वार पर मिली। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि उस गुफा के प्रवेश द्वार के ठीक पास एक कुत्ते की खोपड़ी मिली थी। बिल्कुल सही। उसे उस 8 फीट कब्र के अंदर बाकी लोगों के साथ नहीं दफनाया गया था, बल्कि उसकी जगह एकदम अलग थी। जी हाँ, उस कुत्ते की खोपड़ी को ठीक उसी जगह पाया गया जहाँ एक रक्षक कुत्ते को स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, यानी प्रवेश द्वार पर पहरा देते हुए। एकदम सटीक। प्राचीन पाठ में भी यही वर्णन है कि उनका कुत्ता गुफा के मुहाने पर अपने पैर पसारे बैठा था। मैं यहाँ फिर से एक चुनौती देना चाहूंगा। मतलब, क्या ये संभव नहीं है कि सदियों के दौरान कोई जंगली कुत्ता उस गुफा में आश्रय लेने गया हो और वहीं मर गया हो? ये एक मान्य तर्क है। ऐसे किसी भी कुत्ते की खोपड़ी प्रवेश द्वार पर मिल सकती है? इसे सीधे उसी कथा से कैसे जोड़ा जा सकता है? विज्ञान और पुरातत्व में हमेशा संदेह की गुंजाइश रहती है, लेकिन पुरातत्वविदों के लिए यहाँ पैटर्न और कोरिलेशन का बहुत महत्व है। पैटर्न? किस तरह का पैटर्न? देखिए, जब आपके पास एक प्राचीन पाठ हो जो कहता है कि 7 लोग और एक रक्षक कुत्ता प्रवेश द्वार पर था, और फिर आपको एक ऐसी गुफा मिलती है जिसमें एकेश्वरवाद के शिलालेख हों और ठीक 7 लोगों के अवशेषों के लिए जगह हो, हाँ, और द्वार के पास ही एक कुत्ते के अवशेष हों, तो ये महज एक संयोग से कहीं आगे की बात हो जाती है। ये विभिन्न स्वतंत्र डेटा पॉइंट्स का एक ऐसा मिलान है जो स्रोत सामग्री की ऐतिहासिक सटीकता को एक भौतिक आधार प्रदान करता है। अरे वाह, ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब 1400 साल पुराने एक पाठ में दर्ज एक छोटी सी बात कि कुत्ता अंदर नहीं बल्कि मुहाने पर था, 1963 की एक खुदाई में एक भौतिक सत्य बनकर सामने आती है। बिल्कुल। लेकिन अब जब हम इस गुफा की भौतिक संरचना की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए उस हिस्से पर चलते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। आप सूरज की रोशनी वाले हिस्से की बात करें? हाँ, अगर हम इस कथा के सबसे अविश्वसनीय हिस्से यानी 300 साल की नींद का वैज्ञानिक विश्लेषण करें, तो सबसे बड़ी चुनौती तो पर्यावरण की है। एकदम सही। अगर कोई शरीर 300 साल तक एक जगह पड़ा रहे, तो सूरज की गर्मी और मौसम उसे पूरी तरह नष्ट कर देंगे। और ये इस स्रोत सामग्री का सबसे खगोलीय और वास्तुकला से जुड़ा पहलू है। हमारे स्रोत में कुरान के सूरा अल-कहफ के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक का जिक्र है। इस श्लोक में उस गुफा में सूरज की रोशनी के प्रवेश करने के तरीके का एक बहुत ही सटीक और तकनीकी विवरण दिया गया है। हाँ, मैंने वो हिस्सा ध्यान से पढ़ा था। उसमें लिखा है कि जब सूरज उगता है तो वो उनकी गुफा से दाईं ओर झुक जाता है, और जब अस्त होता है तो उन्हें छोड़कर बाईं ओर मुड़ जाता है। जी। और वे गुफा के बीचों बीच एक खुले हिस्से में थे। अब एक आम पाठक के लिए ये महज एक काव्यात्मक पंक्ति हो सकती है, लेकिन एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही विशिष्ट दिशात्मक अलाइनमेंट है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो आपका विश्लेषण एकदम सटीक है। और 1963 की खोज के दस्तावेज बताते हैं कि जब विशेषज्ञों ने राहिब में मिली उस गुफा की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया, हाँ, तो क्या पाया उन्होंने? तो उन्होंने गुफा के छिद्रों यानी रोशनी आने के रास्तों की दिशा मापी। ये पाया गया कि गुफा के दक्षिणी छिद्र की दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर थी। दक्षिण पश्चिम? तो एक दक्षिण पश्चिम मुखी गुफा में सूरज की रोशनी किस तरह व्यवहार करती है? मतलब, इसका वैज्ञानिक तंत्र कैसे काम करता है? पृथ्वी के घूर्णन और सूरज के पथ के कारण एक दक्षिण पश्चिम दिशा वाली गुफा में बहुत ही अनोखा प्रकाश विज्ञान देखने को मिलता है। सुबह के समय जब सूरज उगता है तो उसकी किरणें गुफा के मुहाने से टकराकर दाईं ओर मुड़ जाती हैं।
लेकिन अंदर मध्य भाग तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल नहीं, वे सामने से गुजर जाती हैं। जब सूरज ठीक दोपहर में अपने चरम पर यानी जेनिथ पर होता है, तब कोई भी किरण अंदर नहीं आती। गुफा की छत उसे रोक लेती है। अरे वाह। और शाम को ढलते समय सूरज की किरणों का केवल एक छोटा सा हिस्सा अंदर आता है, जो रोशनी तो देता है लेकिन शरीर के सीधे संपर्क में नहीं आता। ये तो किसी आज के स्मार्ट क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह है। हाँ, इसे आप प्राकृतिक वास्तुकला का चमत्कार कह सकते हैं। सूरज की रोशनी किसी भी जैविक चीज के लिए सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है, खासकर यूवी किरणें जो कोशिकाओं को तेजी से नष्ट करती हैं। बिल्कुल। गुफा का ये अलाइनमेंट ये सुनिश्चित कर रहा था कि उन्हें रोशनी और गर्माहट मिले, लेकिन सूरज की सीधी यूवी किरणें उनके शरीर को झुलसा न सकें। ये एक तरह का परफेक्ट टाइम कैप्सूल बन गया। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। मुझे ये बात हैरान करती है कि 1400 साल पहले लिखे गए किसी पाठ में एक गुफा के भौगोलिक कोण का इतना सटीक वर्णन कैसे हो सकता है, वो भी आधुनिक कंपास और खगोलीय मापन के बिना। यही बात इस स्रोत सामग्री को केवल एक आध्यात्मिक कथा से अलग करती है। ये डेटा का एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। लेकिन पर्यावरणीय चुनौतियों से बचाव केवल पहली बाधा थी। हाँ, असली चुनौती तो जैविक है। बिल्कुल। 300 साल तक शरीर को सुरक्षित रखने की असली चुनौती जीव विज्ञान की है। अगर जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर किसी इंसान को एक ही स्थिति में कुछ महीनों या हफ्तों के लिए भी लेटा दिया जाए तो उसका शरीर गलने लगता है। हाँ, मेडिकल साइंस में इसे बहुत गंभीर समस्या माना जाता है। आप बेड सोर्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बेड सोर्स या प्रेशर अल्सर। जब हम सोते हैं या लेटे रहते हैं तो शरीर का वजन कुछ खास हिस्सों पर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही करवट लेटा रहे तो त्वचा और हड्डियों के बीच की रक्त वाहिकाएं पूरी तरह से दब जाती हैं। खून का प्रवाह रुक जाता है, जहां नर्सेज उन्हें हर कुछ घंटों में पलटती हैं जी, ताकि बेड सोज ना हो। और आश्चर्यजनक रूप से हमारे स्रोत में ये बताया गया है कि सूरा अल काफ के 18वें श्लोक में स्पष्ट रूप से इस जैविक आवश्यकता का जिक्र है। सच में? हाँ, उसमें लिखा है कि नींद के दौरान उन्हें दाईं और बाईं करवट पलटा जाता था। स्रोत दस्तावेज में अंग्रेजी अनुवाद टर्न्ड देम ऑन देयर राइट एंड लेफ्ट साइड्स का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब एक ऐसे युग में जब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जब निक्रोसिस या ब्लड सर्कुलेशन जैसे शब्द इजाद भी नहीं हुए थे। हाँ, तब एक पाठ ये बता रहा था कि शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे लगातार दाएं और बाएं पलटना जरूरी है। ये कोई साधारण साहित्यिक कल्पना नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही उन्नत चिकित्सा प्रोटोकॉल का विवरण लगता है। स्रोत सामग्री भी यही तर्क प्रस्तुत करती है। इस तरह के सूक्ष्म चिकित्सा विवरणों का प्राचीन ग्रंथों में पाया जाना ये सोचने पर विवश करता है कि प्राचीन ज्ञान की सीमाएं कहाँ तक थीं। एकदम सही बात है। लेकिन गहरी नींद के विज्ञान में एक और पहलू है जो शायद बेड सोर से भी ज्यादा जटिल है। अच्छा, वो क्या है? सोते रहना। हाँ। उसी अध्याय के 11वें श्लोक में एक बहुत ही अजीब लेकिन वैज्ञानिक रूप से सटीक विवरण दिया गया है। उसमें कहा गया है कि गुफा में कई वर्षों तक उनके कानों पर पर्दा डाल दिया गया। कानों पर पर्दा डाल दिया गया यानी उनकी सुनने की क्षमता को रोक दिया गया। जी हाँ। सुनने की क्षमता को रोकना ये थोड़ा अजीब लगता है। नींद का तो सीधा संबंध आंखों से होना चाहिए, कानों से क्यों? क्योंकि जीव विज्ञान में कान हमारा सबसे बड़ा अलार्म सिस्टम होते हैं। जब हम सोते हैं तब भी हमारा श्रवण तंत्र सक्रिय रहता है। ये हमारे पूर्वजों के समय से एक विकासवादी सुरक्षा तंत्र है, ताकि अगर आसपास कोई खतरा हो तो हम तुरंत जाग सकें। एकदम सही। नींद के दौरान मस्तिष्क बाहरी संवेदी इनपुट को फिल्टर करता है, जिसे मेडिकल भाषा में सेंसरी गेटिंग कहते हैं। मतलब अगर आसपास थोड़ी सी भी तेज आवाज हो या पत्ता भी खड़के तो हमारा दिमाग खतरे का संकेत समझकर हमें गहरी नींद से बाहर खींच लाता है। बिल्कुल। अब यदि आपको किसी जीव को एक अत्यधिक लंबी अवधि के लिए पूरी तरह से गहरी नींद में रखना, यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें मेटाबॉलिज्म बिल्कुल धीमा हो जाए, जैसे भालू सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, तो आपको उनके बाहरी संवेदी इनपुट्स को पूरी तरह से ब्लॉक करना होगा, विशेष रूप से श्रवण तंत्र को। कानों पर पर्दा डालने का जो जिक्र पाठ में है, वो दरअसल मस्तिष्क को लगातार उस गहरी अवस्था में बनाए रखने का जैविक तंत्र है। अरे वाह। भारी आवाजें रुकने से
मस्तिष्क कोमा जैसी स्थिति में बना रह सकता है, जहां शरीर की ऊर्जा की खपत न के बराबर होती है। ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो हमारे पास क्या क्या है? चलिए देखते हैं। हमारे पास एक प्रवेश द्वार है जहां एक रक्षक कुत्ता तैनात है और ठीक वहीं उसकी खोपड़ी मिलती है। हमारे पास एक ऐसी गुफा है जिसका अलाइनमेंट खगोलीय रूप से इतना सटीक है कि वो सूरज की खतरनाक किरणों को शरीर तक पहुंचने से रोकता है। हाँ। हमारे पास बेड सोर्स से बचने के लिए शरीर को पलटने का एक चिकित्सा विवरण है। और हमारे पास गहरी नींद को बनाए रखने के लिए श्रवण तंत्र को ब्लॉक करने का एक जैविक उल्लेख है। और ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल की ओर ले जाता है। इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। वो क्या? हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि ये घटना पैगंबर मोहम्मद के जन्म से लगभग 5 सदी पहले घटित हुई थी, यानी पूरे 500 साल पहले। 500 साल इतिहास के पन्नों में ये एक बहुत बड़ा अंतराल है। बहुत बड़ा अंतराल है। तो ऐसे में स्रोत सामग्री ये सवाल उठाती है कि 500 साल बाद, जब ना तो कोई आधुनिक पुरातात्विक तकनीक थी, ना ही जीपीएस और ना ही एडवांस्ड मेडिकल साइंस। सही बात है। तो उस समय के एक पाठ में गुफा की सटीक दक्षिण पश्चिम दिशा, सूरज की किरणों का भौतिक व्यवहार, रक्षक कुत्ते का विशिष्ट स्थान और सुनने की क्षमता को रोकने जैसे इतने बारीक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विवरण कैसे दर्ज हो गए? और यही वो बिंदु है जो इस पूरी चर्चा को इतना प्रासंगिक बनाता है। हम इंसान अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारी पीढ़ी ही सबसे उन्नत है। हम अतीत की घटनाओं को सिर्फ लोक कथाएं मानकर खारिज कर देते हैं। हाँ, हम उन्हें सीरियसली नहीं लेते। लोक कथाओं में उड़ने वाले कालीन हो सकते हैं, जादू हो सकता है, लेकिन उनमें गुफा के अक्षांश, देशांतर के कोण या प्रेशर अल्सर से बचने के मेडिकल प्रोटोकॉल नहीं होते। ये डेटा है, कोई कहानी नहीं। और यही कारण है कि 1963 की अददानी की खोज को केवल एक और पुरातात्विक सफलता नहीं माना जाता। ये इस बात का उदाहरण है कि जब हम प्राचीन ग्रंथों को केवल मिथक या प्रतीक मानकर एक तरफ नहीं रखते, बल्कि उनका गहराई से अध्ययन करते हैं। बिल्कुल, जब हम उनका वैज्ञानिक और ऐतिहासिक चश्मे से अध्ययन करते हैं तो वो हमें सूचनाओं के ऐसे मोती दे सकते हैं जो सदियों से जमीन के नीचे हमारा इंतजार कर रहे थे। धर्म, विज्ञान और पुरातत्व, जब इन तीनों के दृष्टिकोण एक साथ मिलते हैं तो ज्ञान का एक बिल्कुल नया आयाम खुलता है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। हम हमेशा सोचते हैं कि विज्ञान नई चीजें खोज रहा है, लेकिन स्रोत सामग्री के आज के इस विश्लेषण से ये भी लगता है कि कभी-कभी विज्ञान केवल उन चीजों को दोबारा खोज रहा है जो सदियों पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं। एकदम सही निष्कर्ष है। एक 1400 साल पुराने पाठ ने एक ऐसी घटना का ब्लूप्रिंट दिया जिसे 1963 की एक खुदाई ने भौतिक रूप से दुनिया के सामने रख दिया। इस पूरी जानकारी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम सूचनाओं और इतिहास के महासागर में छिपे हुए असली तथ्यों को पहचानने की एक नई दृष्टि विकसित करें। ये नजरिया हमें और भी बहुत कुछ सिखा सकता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर जॉर्डन के एक दूरदराज इलाके में 1963 की एक खुदाई एक 300 साल लंबी रहस्यमयी नींद के खगोलीय कोणों और एक रक्षक कुत्ते की सही जगह को इतने आश्चर्यजनक भौतिक प्रमाणों के साथ साबित कर सकती है, हाँ, तो इंसानियत के इतिहास के ऐसे और कितने अनगिनत पन्ने होंगे जिन्हें हम आज केवल एक कहानी या मिथक मानकर बैठे हैं, जो शायद दुनिया के किसी कोने में मिट्टी के नीचे दबे किसी पुरातत्वविद की कुदाल और एक नई खुदाई का इंतजार कर रहे हैं। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।